हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, और इसको हम यूज़ करते हैं सर्किट में टू मेजर क्या करंट या डिटेक्ट करंट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है? सो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमें मेजर करता है, ये मेजर करता है, मेजरमेंट करता है या डिटेक्शन करता है, डिटेक्ट करता है ऑफ स्मॉल करंट। अगर सर्किट में आपके पास स्मॉल करंट है तो उसको मेजर करना है या डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसका ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर लार्ज करंट पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, सही, लार्ज करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा, लार्ज करंट को मेजर नहीं करेगा। इस वजह से अगर सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और करंट भी लार्ज है तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो फिर उस करंट को स्मॉल करने के लिए हम उस सर्किट में क्या यूज़ करते हैं, रियोस्टेट, क्योंकि रियोस्टेट क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को। फिर हमारे पास क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टार्क ऑन करंट कीरिंग कॉइल। तो ये जो टार्क का टॉपिक हमने पढ़ा था, ये सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर के लिए पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वही जो टार्क हमने पढ़ा था उस पे बेस है। तो ये बेस है ऑन टार्क ऑन करंट कीरिंग लूप है या कॉइल है, आंसर इन मैग्नेटिक फील्ड बी। जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखते हो तो उस पर टार्क लगता है और टार्क की वजह से वो ट्विस्ट होता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रिंसिपल है। फिर इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके जो मेन पार्ट्स है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। फिर हम कहते हैं इसमें जो हम एक्सटर्नल मैग्नेट यूज़ करते हैं, इसमें हम जो एक्सटर्नल मैग्नेट यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें हम यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेट, क्योंकि कॉइल को रोटेट करना है तो उसको कॉइल को क्या रखना है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं, इस तरह डिज़ाइन करते हैं किस फॉर्म में, यू शेप में। वो मैग्नेट हम यू शेप में डिज़ाइन करते हैं, इसलिए ये हमने बनाया है, ये यू शेप मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। और इसमें हम क्या कर रखते हैं, कायद रखते हैं, और जब कायद रखते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटेट होता है। तो इसका यू शेप है, यू शेप मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है। और ये क्यों यूज़ करते, ताकि क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड को लेंस जो होता है उसको हम फोकसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको फोकस कर ले। देखिए इस तरह यूज़ करते, ये इसका इस तरह, ये इस तरह हम करते कि ताकि फोकस कर ले, मीन देखिए इसको इस तरह मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते इस तरह, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक पॉइंट पे क्या कर ले, फोकस कर ले, सही। हम इस तरह यूज़ नहीं करते, हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि इसमें जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है वो क्या थोड़ा सा कम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें फोकसिंग नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, फोकसिंग करते। तो यू शेप हम इस वजह से करते, मीन फोकसिंग करते, या इसको कभी कभी रेडियल कहते हैं, स्ट्रेट, सही। और कभी कभी यू शेप को, इस यू शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉनकेव शेप, इसको कभी कभी हम कहते हैं कॉनकेव शेप मैग्नेट इस पे अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट इसमें होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग, और कभी कभी इसको हम कहते हैं रिबन, बुक में नाम दिए रिबन है, इसको नाम दिया है। इससे क्या होता है स्प्रिंग का, इसका काम क्या होता है, देखिए ये हमारे पास क्या है, इस तरह गाड़ी का होता है। देखिए गाड़ी में जब आप एक्सीलेटर को दबाते हो तो उसका जो नीडल होता है स्पीड मीटर का वो इंक्रीज़ होता है, उसका रेंज इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हो तो वो नीडल वापस बैक आता है ज़ीरो पे।
तो इसका मतलब है ग्लोमीटर में भी इस तरह होता है कि वो डिफ्लेक्शन देता है। इसमें क्या लगा होता है, ये इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, और ये क्या देता है, ये नीडल लगा होता है इसके साथ। जब ये डिफ्लेक्शन देता है मीन ये 0 से मैक्सिमम, लेट सपोज मैक्सिमम पे चला गया ये डिफ्लेक्शन, ये नीडल यहाँ से चला गया यहाँ तक, सही है, डिफ्लेक्ट हो गया। अब जब ये डिफ्लेक्ट होता है तो डिफ्लेक्शन के साथ ये स्प्रिंग क्या होता है, ये ट्विस्ट होता है, सही, ट्विस्ट। जब हम यहाँ से करंट ऑफ करते हैं, जब हम यहाँ से करंट ऑफ करते हैं तो इस नीडल को वापस बैक अपनी पोजीशन पे लाने के लिए स्प्रिंग में जो ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हुआ है, जो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस हुआ है, वो ट्विस्टिंग या रिस्टोरिंग टार्क इस नीडल को बैक अपनी पोजीशन पे वापस लाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रिंग या रिबन, जिसमें रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होता है या ट्विस्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस रिबन को यूज़ करते हैं। तो रिबन का जो काम है, ये इसका काम क्यों यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर में, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टार्क को प्रोड्यूस करता है। कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं, देख ले, ये जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो इस नीडल को फॉरवर्ड डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट करता है। अब इस नीडल को वापस लाने के लिए ये स्प्रिंग क्या होता है, ट्विस्ट होता है। जब हम करंट ऑफ करते हैं तो ये स्प्रिंग ट्विस्ट होता है, सही है। तो इसके बाद जब हम करंट ऑफ करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है इस कॉइल में, वो स्विच ऑफ होता है। तो ये वापस अपनी पोजीशन पे ये स्प्रिंग क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो इसको कभी कभी हम कहते हैं क्या, इसको कभी कभी हम कहते हैं बेक इफेक्ट, कि क्या करता है ये बेक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बेक इफेक्ट मीन कि इस नीडल को वापस अपने पोजीशन पे वापस क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिबन को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देख ले, ये हमारे पास यू शेप मैग्नेट है, इसमें हम क्या रखते हैं, हमारे पास हम इसको ऐसे बनाते कि हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास यू शेप मैग्नेट है, ये लेट सपोज ये यू शेप मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। अब इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम कायल रखते हैं, सही है। ये हम इसमें कायल रखते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्या होता है, टर्न होता है, इसमें हम ये कायल रखते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये इसमें रिबन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम, ये इसका स्केल है, और ये यहाँ पे नीडल कनेक्ट होता है, ये इसका नीडल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट इस कॉइल पे तब फोर्स लगाएगा अगर मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। तो ये इस कॉइल पे तब फोर्स लगेगा अगर ये मैग्नेट बन जाए, तब ये इस पे मैग्नेट इस पे फोर्स लगाएगा और ये कॉइल रोटेट होगा। तो हम क्या करते, तो इसको हम, ये आपके पास ये आपके पास क्या है, ये स्प्रिंग है, जिसमें इसमें हमारे पास क्या है, ये आपके पास स्प्रिंग है जिसमें रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। ये आपके पास स्प्रिंग है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कायल है। और यहाँ से हम क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से करंट पास करते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ से हम वोल्टेज इसमें सेल डालते हैं, सही है, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ से ये करंट की रिंग कायल में क्या होता है, ये करंट की रिंग कायल बनता है, इसमें करंट फ्लो होता है मैग्नेट। तो हमने पढ़ा था कि इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है, ये साइड पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इस कायल में क्या प्रोड्यूस होगा, इस कायल में कपल फोर्स लगेगा, इस कायल पे ये कपल फोर्स लगेगा। और इस कपल, ये आपके पास F2 है, इसको नाम दे दे F1। तो इस कपल फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ये कायल रोटेट होगा, और जब ये कायल रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा, सही है। जब ये कायल ट्विस्ट होगा तो ये स्प्रिंग भी ट्विस्ट होता है। ये क्या करता है, ट्विस्टिंग करता है, ट्विस्ट होता है। और इस ट्विस्टिंग को फिर हमें क्या करना है, इसका अपना फ़ायदा, जिस तरह हम कहते हैं कि ये ट्विस्टिंग क्या प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग, इसको हम कहते हैं कि ये रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करता है। तो इसमें दो टार्क है, इसमें जो टार्क है इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क,
इस कायल में, जो कायल को डिफ्लेक्ट करता है। और जब कायल को डिफ्लेक्ट करता है तो इस कायल के साथ ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। जब कायल रोटेट होगा तो इसके साथ ये स्प्रिंग भी रोटेट होगा। तो इस कायल में डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा और इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टार्क होगा। रिस्टोरिंग टार्क ट्राई करेगा कि इस कायल को बेक अपनी पोजीशन पे क्या कर लो, रिस्टोर कर लो। सही है। तो हमारे पास क्या है, ये इसका स्केल है इस नीडल का। तो ये कितने एंगल पे रोटेट होता है, 360 एंगल पे रोटेट होता है। तो हमारे पास क्या है, ये प्लस हमने माइनस अप्लाई किया है। तो हमारे पास क्या हमने पढ़ा था कि फॉर कायल, अगर हमारे पास कायल है, फॉर कायल कैरिंग करंट आई, तो टार्क कितना लगेगा। तो हमारे पास जो टार्क होगा, तो हमारे पास जो टार्क मिलेगा, तो इस कायल पे कितना है, इस कायल में क्या रो जा रहा है, इस कायल में करंट फ्लो हो रहा है। ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इस कायल में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड भी हमने रखा हुआ है। तो इस पे जो टार्क लगेगा इस कायल पे, वो मिलेगा, टार्क विल बी इज इक्वल टू NIAB काज ऑफ एल्फा। सही है। और ये कौन सा टार्क होगा, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्ट मीन ये कायल को क्या करता है, कायल को रोटेट करते हैं या डिफ्लेक्ट करते हैं, इस कायल को रोटेट करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क। फिर हमारे पास क्या है, हमने कहा कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, ये हमारे पास रेडियल है। इससे पहले हमने पढ़ा कि ये रेडियल है। सही है। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पैरेलल है, कायल के बेस के पैरेलल है। ये कायल का बेस है, ये कायल का बेस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इस कायल का जो बेस है बी, इसको हम नाम देते हैं बी। ये जो बी कायल का बेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है। सही है। तो थीटा इसमें क्या बनता है, थीटा इसमें या अल्फा इसमें क्या बनता है, 0 बनता है। सही है। अब इसमें पुट कर ले, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर ले। जब इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर लेंगे, सो टार्क विल बी डिफ्लेक्टिंग टार्क, दिस विल बी सो, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क विल बी इज इक्वल टू NIAB। आपके पास ये मिलेगा। इसका मतलब है जब इस कायल का जो बेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो टार्क आपके पास, डिफ्लेक्टिंग टार्क आपके पास मैक्सिमम है। और जब ये कायल परपेंडिकुलर होगा बी के, तो ये आपके पास मिनिमम होगा। किस तरह मैक्सिमम होगा और किस तरह मिनिमम होगा, देख ले। अगर ये कायल का बेस है तो ये स्पेन के साथ पैरेलल है, ये स्पेन के साथ पैरेलल है, तो इस केस में मैक्सिमम होगा। जब ये कायल रोटेट होगा इस तरह, तो ये पेन के साथ कितना बनाएगा, 90। सही है। तो इस केस में इस पे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है ये मिनिमम होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये क्या करेगा, रोटेट होगा। तो हमारे पास फिर क्या है, अब ये डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, ये रोटेट होगा, ये स्प्रिंग रोटेट होगा। सही है। और जब ये स्प्रिंग रोटेट होगा तो क्या होगा इसकी वजह से, जब हम ये डिफ्लेक्ट होता है ये कायल, तो ये भी ट्विस्ट होगा, और इस ट्विस्टिंग की वजह से रिस्टोरिंग टार्क होगा। तो आपके पास इसमें 2 टार्क है, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क और एक रिस्टोरिंग टार्क। तो हमारे पास क्या होगा, हम ये देखते कि नाउ ड्यू टू डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग टार्क, ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग या ड्यू टू डिफ्लेक्शन टार्क या ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ कायल की डिफ्लेक्शन की वजह से या डिफ्लेक्शन टार्क की वजह से द रिबन, ये जो हमने रिबन कनेक्ट किया है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका रिबन है, या इसको कहते हैं स्प्रिंग है। ये जो हमने स्प्रिंग लगाया है ये स्प्रिंग है। द रिबन विल ट्विस्ट, ये क्या करेगा, ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्टेड होगा थ्रू इन एंगल से, इसको हम नाम देते कि इस एंगल पे हमने क्या किया है, ट्विस्ट किया है। जब कायल रोटेट होता है थ्रू, डिफ्लेक्ट होता है थ्रू एंगल ऑफ एल्फा, तो ये भी इसके साथ क्या होता है, ट्विस्ट होता है, थीटा, विच क्या करेगा, विच विल
will produce restoring torque, restoring torque प्रोड्यूस करेगा, and will try to bring the needle, जो कॉइल का नीडल है, नीडल back to its original position। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो टार्क है। डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा रिबन में, वो ट्विस्ट होगा, सही है। और ये रिस्टोरिंग टार्क ट्राई करेगा कि इस कॉइल को वापस या इस नीडल को वापस, आपके पास क्या है, ये आपके पास नीडल है, कि इस नीडल को मैं वापस अपनी पोजीशन पे बैक रिस्टोर कर लूँ। जब हम यहाँ से क्या कर ले, जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, इस वजह से रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। और जब यहाँ से हम की क्या कर ले, ओपन कर ले, करंट को स्विच ऑफ कर ले, तो ये इसमें जो टार्क है ये ज़ीरो हो जाएगा, इस पर टार्क ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये तो ट्विस्ट हो गया है, तो इसमें जो ट्विस्टिंग है उस ट्विस्टिंग को ख़त्म करने के लिए ये क्या करेगा, इस कॉइल को वापस अपने बैक पोजीशन पे लाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा कि इस पर दो टार्क होगा, तो एक हमारे पास रिस्टोरिंग टार्क होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, आपने हुक लॉ पढ़ा है, सही है। हुक लॉ क्या पढ़ा है कि F इज इक्वल टू के एक्स, ये आपने पढ़ा है, सही है। इस तरह आपने न्यूटन लॉ पढ़ा है, न्यूटन लॉ पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ा है। ये न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर फॉर्म है, सही है। अब न्यूटन सेकंड लॉ इस फॉर्म में भी है, T इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये न्यूटन सेकंड लॉ का एंगुलर फॉर्म है, ये न्यूटन से फर्स्ट लॉ का लीनियर फॉर्म है, और ये इसका एंगुलर फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ का। तो न्यूटन सेकंड लॉ के कितने फॉर्म है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम फॉर्म है, डेल पी ओवर डेल टी, इसका मोमेंटम फॉर्म लीनियर है। इस तरह ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का एंगुलर फॉर्म है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का एंगुलर फॉर्म है, और ये न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर फॉर्म है। तो ये हमारे पास हुक लॉ है कि जब फोर्स लगता है तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है रबड़ में। इस तरह जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा उतना एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट है। इस तरह जब रिस्टोरिंग टार्क स्प्रिंग रोटेट होगा तो इसमें क्या है, इसमें ट्विस्टिंग है, ये लीनियर एक्सटेंशन है और वो ट्विस्टिंग है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होता है वो स्प्रिंग में, वो डिपेंड करता है एंगल पे। जितना हम स्प्रिंग को, ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, जितना इसको हम ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे उतनी स्पीड के साथ ये वापस आएंगे, उतनी ही जितना इसको हम रोटेट करेंगे, जितना हम रोटेट करेंगे और छोड़ेंगे उतनी स्पीड से ये वापस रिस्टोर होगा। तो जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना रिस्टोरिंग टार्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन ये ट्विस्टिंग है। तो टार्क विल बी इज इक्वल टू, रिस्टोरिंग टार्क विल बी इज इक्वल टू सी थीटा। तो ये हमारे पास हुक लॉ है, हुक लॉ का ये एंगुलर फॉर्म है हुक लॉ का। और ये हमारे पास क्या है, ये हमने जो पढ़ा है ये हुक लॉ का लीनियर फॉर्म है, ये इसका लीनियर फॉर्म है, और ये इसका एंगुलर फॉर्म है थीटा। ये भी हमारे पास एक्सटेंशन है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है स्प्रिंग में। ये क्या है, जब हम स्प्रिंग पे टार्क अप्लाई होता है, जब स्प्रिंग को हम ट्विस्ट करते हैं, जब इस पर टार्क प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है, ट्विस्ट होता है। तो ये हुक लॉ का एंगुलर फॉर्म है, ये हुक लॉ का लीनियर फॉर्म है। तो हमारे पास क्या होगा, तो सी हमारे पास क्या है, जो सी है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है। इस तरह हमारे पास के कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है एंड द नेचर ऑफ स रिबन है या स्प्रिंग है, सही है। तो इसको जो स्प्रिंग है ना, हम इसको इतना हार्ड इस मटेरियल से हम नहीं बनाते, हम स्प्रिंग को इस तरह मटेरियल से हम नहीं बनाते कि ये इतना हार्ड है कि इसको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, और ना हम इतना सॉफ्ट से बनाते हैं कि हमें इसको ट्विस्ट कर ले ये वापस नहीं आ रहा है, रिस्टोर नहीं हो रहा है, सही है। तो हम नॉर्मल मटेरियल इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सी जो है ये डिपेंड करता है
ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ स रिबन पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब क्या होगा, वेन नीडल क्या हो जाएगा, जब नीडल स्टॉप होगा, स्टॉप हो जाएगा। देख ले किस तरह स्टॉप हो जाएगा, जब आप इस पे करंट पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन देगा, जब डिफ्लेक्शन देगा तो ये रोटेट, ये डिफ्लेक्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा, जितना ये डिफ्लेक्ट होगा उतना इसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा, तो ये नीडल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये नीडल इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। मीन इस पॉइंट पे जितना करंट मेरे का, लेट्स सपोज मैक्सिमम करंट यहाँ से 0 से, तो ये नीडल इस पॉइंट पे उस वक्त ये स्टॉप रहेगा जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट को स्विच ऑफ कीजिए फिर वापस आएगा। तो इस पॉइंट पे जब तक करंट फ्लो हो रहा है तो इस केस में ये नीडल स्टॉप हो गया। स्टॉप का मतलब ये है कि नीडल इक्विलिब्रियम में आ गया, और जब इक्विलिब्रियम में आ गया इसका मतलब है न बैक जा रहा है न फॉरवर्ड जा रहा है। इसका यह मतलब है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क इस नीडल पे क्या है, सेम हो गया। जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क है उतना रिस्टोरिंग टार्क है, तो इक्विलिब्रियम है। तो ये नीडल जब इक्विलिब्रियम में आएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप मीन जब ये नीडल इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा तो इसका ये मतलब है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क ये हमारे पास सेम हो जाएगा। नेट टार्क विल बी 0। तो ये हमारे पास बराबर है NI/AB इसके बराबर है, और ये बराबर है C थीटा। तो ये हमारे पास मिलेगा I विल बी इज इक्वल टू C थीटा इंटू NAB, हमारे पास ये मिलेगा। ये इक्वेशन है फॉर गैल्वेनोमीटर, सही है। अब इसको देख ले, ये हमारे पास क्या है, ये C हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। एरिया कॉइल का कितना एरिया है ये भी हम कांस्टेंट रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, सही है। तो ये सारा का सारा कांस्टेंट मीन ये टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो आई विल बी प्रोपोर्शनल टू स थीटा। अगर CNAB ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है हम एंगुलर डिफ्लेक्शन को हम यूज़ करेंगे, इसको हम एंगुलर डिफ्लेक्शन हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द करंट। सो द एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है ये कब कम होगा, ये ज़्यादा होगा। ये थीटा एंगुलर जो डिफ्लेक्शन है ये किसका है, नीडल का जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम नंबर ऑफ टर्न को हम ज़्यादा नहीं करते। क्यों ज़्यादा नहीं करते, जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का वेट बढ़ जाता है, तो इसका फ़ायदा नहीं है। दूसरा, हम एरिया नहीं बढ़ा रहे हैं फिर भी उसका साइज़ बढ़ता है, तो इस चीज़ को हम नहीं करते। हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम कुछ इस तरह कर ले कि वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल में हम क्या रखते हैं, इस कॉइल में एक सिलेंडर पुट करते हैं। सिलेंडर इससे आगे हमने पढ़ा था। और इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, इस सिलेंडर को हम कहते हैं कोर। कोर में हम इसमें मीडियम रखते हैं, सही है। और ये कैसे बना होता है, आयरन का, सॉफ्ट आयरन का मीडियम रखते हैं, मीन जिसका परमेबिलिटी म्यू, इसका परमेबिलिटी होता है म्यू। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। पर मीडियम रखने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इसमें क्या रखते हैं, इसमें हम सिलेंडर रखते हैं, और सिलेंडर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसमें रखते हैं तो ये खुद एक मैग्नेट बनता है, सही है। और जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है तो इसकी वजह से इस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, तो इस मीडियम रखने से इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। लेकिन मसला क्या होता है कि इसके से वेट बढ़ जाता है, तो हम इसमें मीडियम इंसर्ट करते हैं और उसकी वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंसिटिविटी है। ये सेंसिटिविटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी हमारे पास है, सेंसिटिविटी हम डिफाइन करेंगे